नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरा नाम है आयुष जैन और स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का मेरा यूट्यूब चैनल है और ये एक मेरा फ्रेंड समझ लो, कलीग समझ लो और एक भाई समझ लो। तो इसको मैंने बहुत टाइम से एक वर्ड्स दे रखे थे कि मैं इसके साथ में एक पॉडकास्ट के रूप में शूट करूंगा कि जैसे यंग एडवोकेट्स को अपने लाइफ के अंदर प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है ना, तो आप यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे देख लो, आपको कोई बताने वाला नहीं होता। तो मैं आपको 4-5 साल से जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए आपको बताता आ रहा हूं। तो मैंने एक अपना मुनीम चालू करी है कि मैं एडवोकेट्स के साथ में जाके आपको एक रियलिटी बताना कोशिश करूंगा कि वो अपना लाइफ में कैसे सक्सेसफुल है और एक लॉ स्टूडेंट को क्या क्या चीजें लाइफ में फेस करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कोर्ट के अंदर हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में बतेरी बातें होती हैं जो दबाई जाती हैं। यूट्यूब पे, गूगल पे आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो आज ये गौरव दीक्षित है, एडवोकेट हैं 30,000 कोर्ट में। तो इनसे हम सवाल जवाब करेंगे और आई होप आपको उनके सवालों के जवाब जहां जहां ढूंढते होंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाएंगे। तो गौरव, कैसे हो भाई? ऑल गुड। आप कैसे हैं? मैं गौरव दीक्षित। और गौरव भाई, मेरे कुछ सवाल हैं जो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर भी आते हैं और कुछ लोगों के मन में भी है, इनफैक्ट मेरे मन में भी है भाई, जिसका मेरे को जवाब कहीं नहीं मिलता। तो भाई तुमसे बेहतर इंसान मुझे लगता है कि कोई नहीं होगा इस सवालों के जवाब देने के लिए। सबसे पहली बात, अगर कोई अपना लॉ ग्रेजुएट अपना हो जाता है तो उसको कौन सी कोर्ट से अपना प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए? भाई देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, कंज्यूमर कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो मैं सीधा अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहूं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं? नहीं, एक्चुअल तो मेरा मानना ये है कि अगर हम नई जनरेशन के लॉयर हैं और हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए लीगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो क्योंकि बिकॉज लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें जो स्टार्टअप होता है ना हमारा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अब हम डायरेक्ट सोचे कि हम हाई कोर्ट ज्वाइन कर लें, सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन कर लें, बड़ा देखें, तो बड़े से कुछ नहीं होता। हमारा लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो डाउन टू अर्थ होता है। फ्रॉम द स्टार्टिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, रीजन क्या है भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही क्यों स्टार्ट करूं? भाई केस तो मेरे को हाई कोर्ट में भी देखने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा भी है, इनफैक्ट जब मैं भी डील करता हूं ना चीजें, तो मुझे भी ये बात तो सच्चाई लगती है। बट इस सवाल का जवाब क्यों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही क्यों? नहीं, बेसिकली आयुष भाई, मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि हम अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा क्या रहता है कि सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल हम वकालतनामे की बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो हमारी वकालत का जो स्टार्टिंग होता है एक एडवोकेट का, उसको फिल करते हैं, उसको फिल करना सीखते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा वकालतनामा है, क्लाइंट इस पर साइन करेगा, हम कोर्ट में फाइल करेंगे, देन हम उसके एडवोकेट कहलाएंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सीखने को मिलती है। अगर नया जनरेशन का बच्चा लॉयर ये सोचे कि मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट ज्वाइन करके वकालतनामा बनना सीखूं, तो ये उसकी गलतफहमी है। अच्छा, दूसरी बात, वो वैसे कर सकता है, हाई कोर्ट में जाके भी वकालतनामा साइन कर सकता है? नहीं कर सकता है, लेकिन सिखाया उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा। वो सोचे कि जी मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मेरे सीनियर्स मुझे सिखाएंगे कि वकालतनामा भरो, ऐसे ऐसे बनना। वो बेसिक नॉलेज आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही मिलेगी। अच्छा, सेकंड बात, बहुत सारे लोग ना ऐसे होंगे जिनको वकालतनामा का मतलब नहीं पता होगा। जैसे कि अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी था, आप भी थे, तो कोर्ट तो कभी गए नहीं थे जब तक हमारी एलएलबी के प्रेशर इतना होता है भाई, और आजकल तो कंपटीशन इतना है। तो वकालतनामा किसको कहते हैं, क्या है वकालतनामा? वकालतनामा बेसिकली एक एडवोकेट्स की राइट है जो सिर्फ एडवोकेट के पास होते हैं। उसमें सारी डिटेल्स अगर पॉइंट टू पॉइंट हम उसको पढ़ेंगे तो एडवोकेट की राइट वो इसमें ये बताया जाता है कि जब तक अगर कोई वकालतनामा कोई वकील फाइल कर रहा है, तो जब तक वो नहीं चाहेगा वो विड्रॉ नहीं हो सकता। अच्छा, इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई मेरे को अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मैं आपके पास आया कि वकील साहब अब मेरा केस लड़िए, तो इन शॉर्ट मैंने आपको हायर कर लिया, बिल्कुल, तो आपका खुद का वकालतनामा कोर्ट में लग गया। तो कोर्ट में वकालतनामा लगने का मतलब ये है कि अब आयुष का अगर कोई डिस्प्यूट है, वो केस कौन लड़ रहा है? गौरव दीक्षित एज एन एडवोकेट लड़ रहा है। तो अगर मेरे को वकील चेंज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपको अपना वकालतनामा विड्रॉ कराना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर नए वकील का वकालतनामा लगेगा, फिर आप दूसरे वकील साहब का वकालतनामा उसमें ऐड कर सकते हैं उनका विड्रॉ होने के बाद। अच्छा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है वकीलों का यार। फिर तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, यहीं से ही वकील एडवोकेट की एक जर्नी स्टार्ट होती है वकालतनामा साइन करने के बाद, जब भी वो आपके एडवोकेट कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात है। एज सच माय प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसने आपकी नॉलेज है, जो आपने लाइफ में सीखा है ना, तो वही चीज आपको बतानी है। और मैं एक और चीज, एक बात बताना चाहूंगा। आप कोई सोच रहे हो कि ये गौरव दीक्षित जो है बहुत एजेड हो या कोई बहुत बड़ा एडवोकेट हो, बड़ा तो एडवोकेट है लेकिन एजेड नहीं है। ये भी हम जैसे, मेरे जैसे और बाकी जो यंग एडवोकेट्स है ना, उनकी सांस से, जर्नी से निकल के आया है। इसलिए आपको ये डिटेल में हम इनसे सवाल कर पा रहे हैं और अपने जवाब बता पा रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि अब कोई
लॉ ग्रेजुएट है, अब उसको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो भाई आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि केस वहीं से शुरू होता है और वहीं से फिर अपील में जाता है। बट मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मतलब लोगों को बताने के लिए कि हाउ टू स्टार्ट। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नया एडवोकेट जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ रहा है, उसे किसी ने गाइड किया कि आप जी एडवोकेट प्रैक्टिस लॉ ज्वाइन करो, उसके बाद एडवोकेट प्रैक्टिस ज्वाइन करो आप, तो प्रैक्टिस ज्वाइन करने के लिए हमें नए वकील के साथ क्या होता है कि उसको कोई नहीं मिलता, सही बात, उसको गाइड करने वाला, उसको सजेस्ट करने वाला। भाई मुझे भी नहीं मिला, फैक्ट है, मुझे भी नहीं, लाइफ का फैक्ट है। हाँ। आप आदमी अपने मन में भ्रमित होता है कि जब वो एक नई जगह जाता है ना, तो वो अनजानों की तरह सबको देखता है। और भ्रमित भी मूवीज में हम देखते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा ग्लोरियस लग्जूरियस चीजें दिखाई जाती है कि आप वकील हो तो समझ लो आपने सब कुछ पा लिया है। क्या रियलिटी में भी ऐसा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ अपनी थिंकिंग है कि आदमी कैसा सोचता है। मेरा मानना यह है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, तो हमने सबसे पहले एक अच्छा सीनियर ढूंढना पड़ेगा जो कि हमें अच्छे से गाइड करे, पॉइंट टू पॉइंट बताए। वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही पॉसिबल है। क्या गाइडेंस हमें की जरूरत होती है और क्या वो सिखाएंगे, ये भी क्वेश्चन है। गाइडेंस ये होती है कि जैसे हम किसी के सीनियर को ज्वाइन करते हैं, हमारे रिलेटिव के थ्रू या हमारे फ्रेंड सर्कल के थ्रू या हमारे किसी नियरेस्ट के थ्रू, मतलब एक यही रास्ता है। यही रास्ता है। ये अब इनका कहने का मतलब है कि अब आप में से कोई होगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस, तो मेरे को बता दिया सर ने, गौरव सर ने, कि आप करो, लेकिन मैं करूं कैसे? तो मेरे को एक सीनियर ढूंढना पड़ेगा। सीनियर ढूंढने का तरीका क्या है? दोस्त यार, रिलेटिव, जान पहचान बहुत जरूरी है। यही एक अपना सिंपल सोल्यूशन है। अब मुझे सिखाएंगे क्या? वो आपको बेसिकली स्टार्टअप से सिखाएंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल कि हम एक सर्टिफाइड फॉर्म की बात करते हैं, सर्टिफाइड फॉर्म, हाँ, क्रिमिनल का सर्टिफाइड फॉर्म होता है, एक सिविल का होता है। तो वो अगर आपको वो फर्स्ट प्रायोरिटी से कह सकते हैं कि ग्राउंड से सिखाएंगे ना, ग्राउंड लेवल वही है। अच्छा, सर्टिफाइड फॉर्म हो गया। क्या होता है ये सर्टिफाइड? सर्टिफाइड फॉर्म हो गया, जैसे हम किसी सिविल केस है हमारा, ठीक है, सिविल केस में हमने कोई डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायर है, कोर्ट में कोई हमारा ऑर्डर पास हुआ है, वो हमें उस पर नहीं मिल पा रहा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की साइड पे, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की साइड है, उस पर ऑर्डर अपलोड होते हैं। अब फैमिली मैटर है सिविल के, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट साइड पे नहीं मिलेंगे। क्यों? उसके लिए आपको वो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एक प्राइवेसी होती है, फैमिली की, प्राइवेट नेचर का मैटर होता है, प्राइवेट नेचर के मैटर होते हैं वो, तो उसको हम पब्लिकली नहीं दिखा सकते। सही बात है। तो उसके लिए हमें एक सर्टिफाइड सिविल का फॉर्म भरना होता है, उसको भर के हम उसको अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद हम उसको ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, वो सिविल साइड, वो सिविल सर्टिफाइड कॉपी होती है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही क्रिमिनल भी होती होगी? ऐसे ही क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल में जैसे आपका चोरी, डकैती, ये सब जो मामले होते हैं, लोगों के जो मामले हैं, तो इसमें हम एक अप्लाई करते हैं, उसके लिए सेक्शन वगैरह, डिटेल वगैरह, पुलिस स्टेशन, ये सब भर के हम उसको जमा कराते हैं। ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये सबसे पहला आपको सर्टिफाइड कॉपीज के डिटेल्स सिविल साइड की अलग होती है, क्रिमिनल साइड की अलग होती है, ये जाननी जरूरी है। हाँ, ये स्टार्टअप होता है, ये स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप है, ठीक है, डाउन टू अर्थ वाला। हमारी वकालत के हिसाब से, हमारी एडवोकेसी के हिसाब से ये फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, कि हमें नॉलेज डाउन टू अर्थ, नीचे से ऊपर तक जाने के लिए ये चीजें सीखनी पड़ती हैं। CIS फॉर्म हो गया, सर्टिफाइड फॉर्म हो गया, केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट है, और PF प्रोसेस फी फॉर्म है। प्रोसेस फी जब वो होता है, जैसे बिल्कुल बताओ, ये प्रोसेस फी होता है जैसे कोर्ट ने नोटिस इशू करा, ठीक है, देन हम कोर्ट से नोटिस इशू होने के बाद सेकंड पार्टी को सर्विस कराने के लिए प्रोसेस फी का फॉर्म होता है। प्रोसेस फी के फॉर्म को हम भरते हैं, उस पर कोर्ट फीस लगाते हैं, कॉपीज, केस की कॉपीज लगाते हैं डिटेल्स में, उसके 2-3 सेट होते हैं, वो लगा के एनवेलप भर के वो सब हम कोर्ट में जमा कराते हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो जो कोर्ट सम्मन इशू करता है तो उसके लिए प्रोसेस फी हमें पे करनी होती है? प्रोसेस फी, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नहीं, हमने किताबों में तो पढ़ा था, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो प्रोसेस फी का फॉर्म भरना, पेमेंट करना, ये तो एक वकील के लिए इनिशियल स्टेज पे सीखना बहुत जरूरी है। तो ये आपको एक सीनियर इस चीज के लिए गाइड करेगा। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इनिशियली? और अगर हम किसी सीनियर के पास ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक्सेप्टेशन ना डाउन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उनसे एक्सेप्ट करें कि हमारे सीनियर हमें पैसे दे 20,000 रुपए, ये एक्सेट्रा जो भी है, लेकिन मनी की एक्सेप्टेशन नहीं होनी चाहिए अगर आपका लर्निंग प्रोसेस है। मेरा मानना यही है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इस चीज को प्रायोरिटी देता हूँ। जब मैं अगर अपनी जिंदगी की बात करूँ इसकी, तो मैंने 3 साल इंटर्नशिप करी एक वकील हमारे वकील साहब थे सीनियर, तो मैंने उनके साथ इंटर्नशिप करी। तो मैंने उनसे एक्सेप्टेशन नहीं किया कि मुझे कुछ मिले, मैंने उनसे वर्क सीखा जितना मुझसे हो सकता है। जब फर्स्ट वकालतनामा मैंने अपनी लाइफ में भरा, तब मैंने देखा कि मेरे को ना पसीने आ गए थे उसको भरते हुए, क्योंकि मेरे को फर्स्ट डे था मेरा। बिल्कुल, तो सर ने मुझसे पूछा कि हाँ जी आप भर सकते हो, तो मैंने एक उसमें आके कॉन्फिडेंस में मैंने हाँ सर भर सकता हूँ। अब आयुष भाई आप मान सकते हैं कि मैं पसीने पसीने हो गया। नहीं, मैं ये बात मान सकता हूँ आपकी, ये बिल्कुल जायज बात है। तो
आपने तीसरी चीज बताई है कि भाई आप जब सीनियर को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेशन फॉर द मनी केवल नहीं रखना है, मेन इंटेंशन क्या होनी चाहिए, भाई मेरे को सिखाओ, लर्निंग प्रोसेस। हाँ सिखाओ, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस से हम डे बाय डे आगे बढ़ते हैं। अगर हम पहले इन चीजों में लग जाएंगे तो हमारा फ्यूचर आगे तक का स्पॉइल है। मैंने 3 बातें सीखी अभी आपसे कि मेरे को स्टार्ट करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, दूसरा प्रोसेस सर्वर या प्रोसेस सी के फॉर्म्स और के सिविल साइड के जो हमारे फॉर्म होते हैं क्रिमिनल के, ये सीखने हैं, तीसरा पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और क्या बताओगे आप? नहीं, और ये बताना चाहूंगा कि मैं कि अगर आदमी ये सोचता है, जैसे नया लॉयर है, एडवोकेट है, वो ये सोचता है कि मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट जाके ज्वाइन कर लूं या सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन कर लूं, तो वो हमारी प्रैक्टिस की स्टेज नहीं है। रीजन ये है कि बेसिकली हमारा जो ट्रायल कोर्ट है स्टार्ट करती है, वो केसेस यहीं से स्टार्ट करती है। वहाँ क्या होता है, वहाँ रिट लगती है, क्वेश्चन लगती है, अपील लगती है, तो रिव्यू लगती है, तो उसके लिए हम ऊपर जाते हैं हाई कोर्ट में, वहां पे कुछ सीखने को नहीं मिलता हमारा। लेकिन हमने सबसे पहले ये पता करना है कि वो अपील क्यों, किस माध्यम से नीचे से आ रही है, वो अपील क्यों आ रही है, क्वेश्चन किस चीज की है, तो डिटेल में हमें वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पता चलेगा। ठीक है, मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो चौथी बात आपने ये शिक्षा दी है कि भाई आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का मन है ना, तो बट पहले अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेवल बना लो, उसके बाद लेवल बना लो, उसके बाद जाने का अपना मन बनाइए। ठीक है, और कुछ आप बताना चाहोगे यंग एडवोकेट्स को लिए, अपना सीनियर के साथ जब वो ज्वाइन करेंगे और किन किन बातों को वो सीख सकते हैं? नहीं, सीख सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में ये कहूंगा, मेरे जो भी एडवोकेट्स भाई हैं जो नए हैं, उनको मतलब हमेशा ना अपना, जब वो सीखने के प्रोसेस में है तो सबसे पहले उनको अपना ड्राफ्टिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत जरूरी। सेकंड थिंग ये है कि अगर हम किसी सीनियर के पास है तो सबसे पहले उनको रिगार्ड करें, रिगार्ड करके उनसे पॉइंट टू पॉइंट जो भी हम सीख सकते हैं वो सीखें। और ना ही उनसे, अगर आप पैसों की एक्सपेक्टेशन उनके सामने रखते हैं तो वो तो गलत उसमें कैटेगरी में आ जाती है, फिर सीनियर आपके ऊपर ध्यान नहीं देता, वो आपको अवॉइड करता है। वो ये सोचता है कि जी अब तो इसकी एक्सेप्टेशन है तो अब तो प्रोसेस है नहीं। लेकिन अगर हमने सीखने के प्रोसेस से जाना है तो उनसे सर को प्रॉपर्ली टाइम से आना, जो एग्जैक्टली टाइम है हमारी वकालत में, 9:30 बजे का मॉर्निंग में चैम्बर आना, किसी मैटर को अटेंड करना, और वो आपको बताएंगे सर एक दिन पहले ये शाम को डिस्कस होता है फाइल को लेकर, आपके सीनियर आपको समझाते हैं कि आपको डिटेल में ये चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल क्रॉस के लिए आपका मैटर लगा है, क्रॉस एग्जामिनेशन, तो आपके सीनियर्स जो है आपको फाइल पढ़ने के लिए देते हैं, तो आपने फाइल वो शो ऑफ के लिए नहीं पढ़नी, आपने वो प्रॉपर ध्यान से टाइम लगाकर पढ़नी है। ठीक है, वो अच्छा लगेगा, ओके, तभी आप उस केस को आगे परस्यू कर पाओगे इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एक सवाल और आता है कि भाई मैं एज एन एडवोकेट तो बन गया, सब काम करा लिया, स्टेट बार काउंसिल में मैंने एनरोलमेंट करा लिया, पेपर दे लिया, एआईपी का ये सब हो गया, अब ये मेरे को एडवोकेसी तो करनी है, ठीक है, आपने बोला सीनियर ज्वाइन कर लो, बट यार मेरे मन में अभी इनसिक्योरिटी ये है कि अब मैं कौन सी फील्ड में जाऊं, इतनी सारी एडवोकेसी की फील्ड है, सिविल है, क्रिमिनल है, कंज्यूमर है, मैट्रिमोनियल है, फैमिली डिस्प्यूट अलग है, रेरा के डिस्प्यूट अलग है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलग है, आईपीआर के अलग हैं, तो मेरे को कैसे पता लगेगा यार मेरे को सुटेबल कौन सी है? और पैसे की बात अभी बाद में करेंगे, बट इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा, क्योंकि मैं जीरो हूं, अगर तो मेरे जैसे लॉ स्टूडेंट या लॉ ग्रेजुएट होंगे, मैं उनके आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर हम केस की बात करते हैं, केस की जैसे सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है, तो किसी भी फील्ड को सीखने के लिए हमने फर्स्ट प्रायोरिटी हमें फोकस करना पड़ेगा। कितना चीज क्या है, कितना टाइम मेरे को क्या लगता है कि मैं सीनियर के पास कितने टाइम तक ज्वाइन करूं? आपने 3 साल लगाए, तो क्या मैं भी 3 साल लगाऊं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से वहां उन चीजों को सिखाया है, ग्रैब करा है, हाँ, हजम करा है अपने कितनी चीजों को। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हो, तो मिनिमम आपके ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, मेरे को कितना टाइम लग सकता है? नहीं, सीखने के लिए तो आदमी को कम से कम लेस टू लेस टाइम चाहिए, 1 ईयर, 1 साल तक देना पड़ेगा, 1 ईयर मिनिमम। फिर मैं अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता हूँ, ये कहना चाह रहे हो? कर सकते। ठीक है, लेकिन उस 1 साल के अंदर आपने उस ड्राफ्टिंग पे बहुत ज्यादा, ठीक है ना, उस फाइल जो आपने फाइल उठाई है उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरी अपनी खुद की प्रैक्टिस है, जो आपकी लाइफ की जर्नी रही है अभी। ठीक है, तो मैं वही दोबारा पूछूंगा जो हमारे बीच में रह गया था कि मेरे को इंटरेस्ट कैसे जगाना है, सिविल, क्रिमिनल, आईपीआर और बतेरे ऑप्शंस हैं। तो देखो, चॉइस आपके पास बहुत सारी है आयुष भाई, बिल्कुल, मेरा मानना ही है, लेकिन आपने किसी एक फील्ड को लेकर उसकी तह तक जाना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। आप सोचो जी मैं आधा ये कर लूं आज सिविल, आधा आज क्रिमिनल कर लूं, आज मैट्रिमोनियल कर लूं, आज एमएससीटी कर लूं, नहीं, पहले आप जिस चीज के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दो, सिविल मैटर को, तो सिविल के आप एंड तक जाओ, जब तक आप उसकी ग्रेविटी को ना पकड़ लें, जब तक आप उसको लीव मत करो। अच्छा, बट मेरे मन में एक ये भी तो इनसिक्योरिटी रहेगी, अगर मैं घर पे हूँ और घर वालों में, एरिया में मेरे पता है कि एक एडवोकेट हूँ, तो वो तो मेरे से एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे ना कि यार तुम्हारे को क्रिमिनल का काम आता है। मैंने कहा हाँ आता है, बट रियलिटी में मैं कोर्ट में सिविल लॉयर हूँ,
तो फिर ये कॉन्फ्लिक्टिंग बात हो गई। नहीं, थोड़ा सा टाइम देखो हर चीज को दिया जाता है। जब आप अपने चैम्बर में हैं बिल्कुल। तो आप अपनी फाइल सिविल को दो। अगर आपके फाइल जो है क्रिमिनल की है, घर जा रहे हैं आप, तो आपने घर जाके टेस्ट नहीं करना। फाइल मतलब केस? केस आपके पास सिविल की फाइल है, क्रिमिनल की फाइल है, तो आपने उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। अब डे बाय डे ही सीखोगे आप सोचो जी एक दिन में मैं चैंपियन बन जाऊं, नहीं नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल वो तो एक दिन में एलएलबी भी नहीं होती, उसके लिए भी 5 साल देने पड़ते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आफ्टर 12th। बस यही बताना चाहता हूँ महेश भाई कि शोशाबाजी ना अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। इस हमारी प्रोफेशन में। बिल्कुल। हमें दिखावे का काम नहीं, हमें ऐसा काम करना है कि आदमी हमारी तारीफ करे कि हाँ भाई वो सो एंड सो एडवोकेट जा रहे हैं, उन्होंने अच्छे से वकालत की हुई है, मजा उसी का है। बिल्कुल। प्रैक्टिस हमारी सिविल की हो चाहे क्रिमिनल की, वो डे बाय डे हमें स्लोली स्लोली उसको ग्रैब करना चाहिए। अब ना एक क्वेश्चन और भी है। चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे घर में नहीं है, अर्निंग सोर्स, ठीक है, तो घर वाले सोचेंगे कि भाई अब लड़के को या लड़की को हमने जो है एलएलबी करा दी है, अभी कोर्ट में जाके चलो कुछ कमाई करके घर पे लेके आएगी ताकि घर चला सकेंगे। पहली प्रॉब्लम, पहले चैलेंजेस ये होते हैं, इसको टैकल करना। दूसरा, एक अच्छा सीनियर ढूंढना, क्योंकि मैंने देखा है यार, और आपने भी देखा होगा, एक्सप्लॉयटेशन होता है कि बच्चा आता है सीखने के मन से, लेकिन सिखाया नहीं जाता उसे, तो उसको बोला जाता है कि हम आपको सिखा देंगे, और 6 महीने साल भर हमारा यूं ही बीत जाता है, और इन रियलिटी नहीं सीखने को मिलता। और आप कह रहे हो सीखना होता है, बट भाई सीनियर भी तो मिले ना सिखाने वाला। नहीं, आपकी बात ठीक है, इसका फिर कोई सोल्यूशन? हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा ये चाहता है कि मैं सीखूं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो सीनियर जो होते हैं ना, वो इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, हालांकि वो मना नहीं करते कि मैं नहीं सिखाऊंगा, वो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देंगे कि ये फाइल उठाओ, आप इसको पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ, देन आपसे मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, तो इसका रिवर्ट मेरे को क्लियर होना चाहिए। ये आपका एक्सपीरियंस है? ये है, बट सबका नहीं होता ना। नहीं, सबके लिए यही है, स्टार्टिंग यहीं से होगी। अच्छा, फाइल पहले आपके सीनियर आपको देंगे कि आप इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि आपने इसमें क्या देखा केस में, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, लाइन को पढ़ के, ठीक है ना, डिटेल में बतानी है। अच्छा, तो ये आपका सॉल्यूशन है कि आपके पास चाहे अभी ये मौका नहीं आ रहा, 1 महीने बाद ये वाला मौका आएगा, 6 महीने बाद वाला मौका आएगा, तो सीनियर आपको इतने दौरान ना आपको टेस्ट करता है कि ये सीखने वाला व्यक्ति है या बस ऐसे ही शोशा वाला व्यक्ति है। शोशाबाज। अच्छा, तो ये इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको सिंसियर रहना है। सिंसियर रहना बहुत जरूरी है। शो नहीं करना आपने कि मेरे हाथ में फाइल है कि जी मैंने सीख लिया, आपने बिल्कुल तरीके से पढ़ना। अच्छा, एक सवाल ये भी है, पैसा इनिशियली मुझे कितना पैसा कोई सीनियर देता है? देता ही नहीं है। देता है क्योंकि आपने एक बात तो ये क्लैरिफाई कर दिया भाई पैसे के पीछे मत आओ, बट मैंने एक प्रॉब्लम ये भी तो है ना, घर में मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन होगी ना, तो मेरे कुछ एक्सपेंसेस खुद के निकाल पाऊं, मैं घर वालों पे डिपेंडेंट ना रहूं, तो इसका कुछ आपको अनुमान मेरे को बताओ कि एक नया लॉ ग्रेजुएट कितने टाइम तक सीखने के बाद अर्निंग स्टार्ट कर सकता है? देखो, मिनिमम हमारी प्रैक्टिस में जो जनरली प्रैक्टिस है, मिनिमम 4 से 5 साल चाहिए उसको देने के लिए, पैसे कमाने के लिए, इन शॉर्ट कमाने के लिए। क्योंकि जब हमारा लर्निंग प्रोसेस ओके होगा, तो हमारे पास अर्निंग सोर्सेज भी ज्यादा होंगे। और ये वर्क हमें कहाँ से मिलेगा, ये पैसा कमाने की टेक्निक हमारे से कहाँ से मिलेगी, जो हमारे पास अपना इंडिविजुअल वर्क हम जोड़ पाएंगे। जैसे मेरे दोस्त हैं, पर्सन ए, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने नई नई प्रैक्टिस ज्वाइन करी थी, यार मैंने प्रैक्टिस भी करी, देन मैंने उनको बताया कि जी आप ना अपने लर्निंग प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दो, ड्राफ्टिंग पे ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि आप कोई भी आपको सीनियर ज्वाइन करेगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे जी आपको ड्राफ्टिंग आती है, कि फिर हम आपको इतना पे करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आपके जजमेंट, ड्राफ्टिंग और अपीयरेंस, कोर्ट की जो अपीयरेंस होती है, वो सब क्लियर होनी चाहिए, ताकि लगे कि आपके सीनियर को लगे कि हाँ जी कोई कैपेबिलिटी है इसमें, मैं इसको 25 या 30% 30,000 दे पाऊंगा मंथली। देन वो है प्रोसेसर। अच्छा, तो एक कहावत भी तो बोलते हैं, टू अर्न मोर यू मस्ट लर्न मोर। यस, इट शुड बी, क्योंकि बिकॉज अगर ये सब करेंगे, हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा हम कमाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम सीख ही नहीं पाएंगे तो फिर लर्निंग प्रोसेस की बात कहाँ से आएगी। और मैंने ना अभी एक टाइम, इस टाइम ड्यूरेशन में ना एक बात को नोटिस करा है, जैसे कि हमारे टाइम पे अगर मैं बात करूं, आप और मैंने साथ में एलएलबी करी है, 8 से 10 साल हो गया हमें साथ में, ठीक है, तो हमारे टाइम पे तो बार काउंसिल में हम एनरोलमेंट अपना करा लेते थे, तो एआईबी का एग्जाम भी हमने ऐसे ही क्लियर कर लिया था, ठीक है, कोई इशू नहीं आया था। बट धीरे धीरे ना 2021, 22, 23 एआईबी 17 आया, 18 आया, पेपर का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है भाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हमारे वकीलों की कम्युनिटी में ना बहुत सारी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, एडवोकेट्स की क्वालिटी की कमी है। तो इसलिए बार काउंसिल भी बात को ऑब्जर्व करते हुए ना पेपर को बहुत स्ट्रिक्ट बना रहा है कि हर कोई मुंह उठा के अपना एडवोकेट नहीं बन सकते। तो ये भी आपने देखा होगा, एआईबी 19 अभी हुआ, आप पेपर का लेवल देखो, एआईबी 18 एक बार ही हुआ, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब एक मिनी जुडिशरी आप समझ लीजिए प्रीलिम्स के लिए। तो
तो ये सही स्टेप है, या आपको लगता है कि नहीं नहीं जितने मर्जी वकील आ जाए सबको काम मिलेगा, ऐसा कहना नहीं, चाहोगे? ऐसा सबको काम नहीं मिलेगा। ये जो एआईबी की सबसे पहले जो आपने बात करी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एआईबी है ना, ये एआईबी, ये जो हमारे सीनियर्स ऊपर बैठे हैं, वो एक ऐसा पेपर बनाते हैं, वो ये देखते हैं कि हमारा जो बच्चा कॉलेज से पढ़कर आ रहा है वो वाकई में कैपेबल है इस लॉ के लायक। क्योंकि देखो सबसे पहले कैपेबिलिटी देखते हैं हमारे सीनियर, तो वो एग्जाम जो बना रहे हैं ना, उस एग्जाम में जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, और सेक्शंस है, तो प्रॉपर कैच होने चाहिए। एक नए लॉयर को उसको पता होना चाहिए कि हमारा पेपर आएगा कैसे, ठीक है ना। अगर वो सोचे जी मैं कोई हमारी अप्रोच लगा देगा या कोई हमारा काम करा देगा, ये सब कहने वाली बात है। मैं तो ये मानता हूँ आयुष भाई कि अगर आपको अच्छे से पेपर देना है और नॉलेज के साथ, आपने पढ़ के जाना पड़ेगा विद जजमेंट, ठीक है ना, विद सेक्शन, ठीक है ना, ताकि आपको कोई ये ना कह पाए कि जी आपका पेपर रह गया। क्योंकि यही तो पढ़ाई आपको वकालत में आएगी काम, यही सेक्शन आपसे सीनियर पूछेगा, जज पूछेगा, यही आपकी एक्सपेक्टेशन हर किसी सोसाइटी में रहेगी। आप अगर किसी सोसाइटी में एक आम आदमी आपसे पूछेगा वकील साहब मेरे साथ ये हो गया, आप बताओ किस धारा के तहत मेरे पर केस मुकदमा मैं दर्ज करवाऊंगा, तो आपको ये पता ही नहीं होगा, तो फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। अगर ये चीजें बेसिकली हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए ना, तभी तो हम किसी को एक रिस्पेक्टेबल कहते हैं कि क्वेश्चन जवाब आंसर दे सकते हैं। ये जरूरी है क्योंकि पहले नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप नॉलेज दे सकते हो। अच्छा, तो एक सवाल ये भी है भाई, कोर्ट में अपीयर होते दौरान किन बातों का, एक नए नहीं बिल्कुल, आपका क्या एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस ये था कि फर्स्ट डे जब मैं कोर्ट में गया, तो देखो फ्रैंकली मैं बताऊंगा कि फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि हम स्टैंड कहाँ होंगे, कि हम किसकी तरफ से हैं। प्लेंटिफ की तरफ से है, हाँ, ये जरूर डिफेंडेंट की तरफ से है। डिफेंडेंट जो है वो लेफ्ट में खड़ा होता है, प्लेंटिफ राइट में खड़ा होता है। अब स्टेट का केस होगा तो आपने उसमें होता है स्टेट और एक्यूज, तो एक्यूज आपका राइट में खड़ा होगा, कंप्लेनेंट आपकी लेफ्ट में, ठीक है, ठीक है ना। तो आपका वही एक्सपीरियंस क्या रहा था कि आप जब फर्स्ट टाइम कोर्ट में गए थे, नर्वस होता है कोई इंसान या नहीं होता, या फ्रेंडली बिहेवियर या इन्वायरमेंट रहता है जैसे हम अभी बैठे हैं, ऐसे बिहेवियर हमें, ऐसे इन्वायरमेंट हमें कोर्ट में मिलता है या नहीं मिलता है? आपको क्या फीलिंग आई थी? जैसा कि मैंने अपने सीनियर से सीखा कि हमने प्रैक्टिस करी उनके साथ, प्रैक्टिस करने के बाद ना आपको जो भय होता है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि हमें कैसे स्टैंड होना है, क्या वर्ड हमें बोलने हैं जज के सामने, क्या वर्ड हमें नहीं बोलने चाहिए। लेकिन जो भी हम वर्ड बोले वो रिस्पेक्टिवली बोले, क्योंकि वो हमारे बार बेंच है। बार बेंच का रिगार्ड करना कोर्ट के अंदर हमारा सौभाग्य है, बिल्कुल, ठीक है ना। और ये हमारी एक जर्नी है, न्यू स्टार्टिंग जर्नी, तो हमें पोलाइटनेस में हमें कोर्ट से बात करनी है। मेरा तो ये था कि मैं जब कोर्ट में गया तो सबसे पहले मेरा एक स्टेट का केस था, स्टेट वर्सेस बलराज, वो भी एक करकटडुम्बा का फर्स्ट डे था मेरा। तो मैं उसमें केस में गया, तो जैसा आपने पूछा आप किसकी तरफ से, मैंने कहा लॉर्डशिप आई एम प्रॉक्सी काउंसिल फॉर माय सीनियर। देन उन्होंने बताया, मैंने उनको जब सारी चीजें बताई क्वेरी डिटेल में, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है ओके वेट करो। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट वर्डिंग से जो आपके मन में अभी तक बसी हुई है? बसी हुई है, नहीं फर्स्ट डे याद होना चाहिए हमें। हाँ, और दूसरी बात आपने एक वर्ड यूज करा प्रॉक्सी काउंसिल, तो ये प्रॉक्सी काउंसिल बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स होंगे जिनको नहीं पता है। मैं तो बिल्कुल यही चाहूंगा कि ग्राउंड लेवल से जितनी बातें मैं आपके मुंह से निकलवा सकूं तो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रॉक्सी काउंसिल का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी काउंसिल का मतलब होता है जब हम किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा वकालतनामा उनके साथ शायद नहीं लगा होता, देन हमारे सीनियर कहते हैं हमें कि आप जाओ और वहां प्रॉक्सी लिखवा देना। अच्छा, प्रॉक्सी वर्ड वहां से आता है। अगर आप वकालतनामा साइन कर देते हैं देन आप प्रॉक्सी नहीं है, तब आप पूरे केस के एडवोकेट हो। अच्छा, एक केस के अंदर जितनी कोई लिमिट होती है कि कितने एडवोकेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कितने वकालतनामा लग सकते हैं? नहीं, या ऐसा कोई लिमिट नहीं है? नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है आयुष भाई। एक केस के अंदर अगर 10 भी वकील है तो वो सारे वकील है अपना वकालतनामा साइन करके सबमिट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, इसकी कोई फीस होती है जो कोर्ट फीस के, मतलब जो वकालतनामा साइन करने के लिए एक एडवोकेट को पे करनी होती है? नहीं, हाँ कोर्ट फीस होती है, वो उस पे सबसे पहले तो मैं आपको नहीं, वकालतनामा साइन करने के लिए वकालतनामा साइन करने की कोई फीस नहीं होती है एडवोकेट। बट कोर्ट में जब केस फाइल करते हैं ना, उसकी फीस एक होती है, वो कैसे हम समझ सकते हैं? अगर शॉर्ट में अगर बताओ, उसके लिए मैं नेक्स्ट हम कभी सेशन लेंगे कोर्ट फीस के लिए, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, बट एक बेसिक अगर बताना चाहो तो। एक कोर्ट का डेकोरम होता है, बार हमारे कोर्ट की बार होती है, उसका एक डेकोरम होता है कि वकालतनामा इस पे आप एक कोर्ट फीस लगाएंगे इतने रुपए की, ठीक है ना। वो पहले से ही फीस डिसाइडेड है, ये वाला केस है तो ये वाली फीस, ये वाला केस है तो ये वाली फीस, ठीक है। तो कोर्ट फीस में क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजंक्शन का कोई मैटर है या कोई भी सिविल का मैटर है, तो उसमें हमें क्या क्या कोर्ट फीस का ध्यान रखना होता है कि एक वकील होने के नाते, कि आप क्लाइंट को बताओगे कि इतनी कोर्ट फीस है, तो वो कोर्ट फीस में क्या क्या बातें आती है? थोड़ा बेसिक, मतलब स्पेसिफाइड तो जब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि जैसे हमारा सूट सिविल का नेचर है, तो डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है।
उसके हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेसिस पे होगी पहली तो, और मेन प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेसिस पे कोर्ट फीस डिसाइड होती है सिविल सिविल केसेस में। हाँ जी। चलो ठीक है। और क्रिमिनल में तो ऐसा नहीं होती क्रिमिनल में तो FIR? ऐसा जरूरत नहीं होती, बाकी 138 में जरूरत पड़ती है हमें। अच्छा, ठीक है ना, ये वो भी अच्छा नॉमिनल कोर्ट फीस होती है अगर आप बस। और दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन मैं रैप अप करना चाहूंगा। हमारे दिल्ली के अंदर कोई देखो सबका एक दिल्ली से बाहर जो लोग रहते हैं ना लॉस, उनके मन में एक इच्छा रहती है दिल्ली में ना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो दिल्ली में हम आएंगे तो प्रैक्टिस करने को हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज्यादा अर्निंग सोर्स मिलेंगे, ज्यादा कनेक्शन बनेंगे। तो अगर कोई दिल्ली में आना चाहता है तो हमारे दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सिविल। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा है जो आपको जर्नी आपकी थोड़ी सी मुश्किल ना करके इजी कर देगा? आपको यहाँ कोर्ट में आओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा इजी लगेगा लाइफ में, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप रेफर करोगे? या फिर कोई रेफर करने वाला है भी नहीं, सब लोग बड़ी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अच्छे हैं, बट ये आपके पर्टिकुलर पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मैं ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई कोर्ट ऐसा नहीं है कि खराब है, सारे अच्छे हैं, क्योंकि हमारे लेवल स्टार्टिंग हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता है। लेकिन ये 30,000 जो है ये एशिया की सबसे बड़ी बार है कि अगर हम पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जितने भी, वो सब यहीं से स्टार्टअप था उनका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30,000 से उन्होंने यहीं से स्टार्ट करा और वो 1 to 1 आगे बढ़ते चलेगा स्टेप बाय स्टेप। और यही एक बेसिक सोर्स है यहाँ से कि आदमी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30,000 में प्रैक्टिस करता है उसका लेवल बहुत आगे जाता है, अर्निंग सोर्स भी उसको मिलते हैं। अर्निंग सोर्स के लिए अगर हमारे आयुष भाई पूछेंगे दोबारा, देन मैं बताऊंगा। एक चीज मेरे मन में आई है, हाँ, ये मेरा क्वेश्चन था आपका फाइनली। तो अर्निंग सोर्स के ऊपर मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा। दूसरी बात ये है कि जैसे कि अब नए नए टूल्स आ रहे हैं ना हमारे, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे आप ड्राफ्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो कि नए लॉयर्स को ड्राफ्टिंग के ऊपर जोर देना चाहिए, तो AI वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि लीगल रिसर्च करने के लिए थोड़ी बहुत उससे आसानी मिल जाती है, तो वो हमारे फायदा पहुंचाएगी आगे चल के लाइफ में। बिल्कुल। ये जो हम देखते हैं ना, किसी केस में अगर हमें जजमेंट की जरूरत है तो उस जजमेंट को ढूंढने के लिए हमें लीगल सोर्सेज को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि एक एडवोकेसी में ना एक हमें हर केस में जजमेंट ग्राफ्स की सबकी जरूरत होती है, वो हमें लीगल ऐप से ही मिलते हैं। जो कि अभी हमारे एक रोहिणी कोर्ट से एक एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने एक अपना ऐप बनाया है, उसमें सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड है विद जजमेंट। किस चीज की डिटेल्स? जैसे कि कौन सी कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है, कौन सा जजमेंट आया, हियरिंग कब की है, ये सारी बातें। हियरिंग कब की है, जज के बारे में डिटेल, या कोई आपको जजमेंट चाहिए किसी केस से रिलेटेड 138 से या सिविल नेचर से या मैट्रिमोनियल से, तो आपको सारी फैसिलिटीज उस ऐप में प्रोवाइडेड है। बहुत अच्छी बात है। चलो फिर आप अपने जो एक बारी अपना पॉइंट बता रहे थे अर्निंग सोर्स के लिए, तो कैसे एक नया एडवोकेट अपना अर्निंग सोर्स अपना जनरेट कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ओवरव्यू देना चाहोगे? देखो, छोटे से शब्दों में बताऊंगा मैं कि अर्निंग सोर्स के लिए हमें जो हमारी कनेक्टिविटी सबसे पहले बनती है ना, वो हमारे रिलेटिव दोस्त उनसे बनती है। उनको कोई भी काम आए, कोई भी, ये नहीं कि हमारे पास सारा काम आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अगर आपके पास एक एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन के लिए भी कोई नोटिस आ रहा है ना, सबसे पहले उसको बना के ईमानदारी से करिए। जब आप वो अच्छा काम करेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी लिंकअप ज्यादा होंगे और यही हमारा लर्निंग प्रोसेस बहुत आगे ले जाएगा और यही हमारा लर्निंग सोर्स होगा। जो भी वर्क हो उसको प्रायोरिटी से करो विद द सॉफ्ट नेचर। अच्छा, एक बस मेरे मन में भी लास्ट बोल रहा हूँ मैं, तो एक ना लीगल एड भी होता है, तो वहां पे आपको फ्री में काम करने को तो मिलता है और फायदे वो मैंने मूवीज में भी देखा है और बहुत सारी जगह पे सुना भी है। मैंने भी काम किया है 6 महीने, ये दिल्ली लीगल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, तो मैंने भी वहाँ पे काम करा है। तो मेरे को जेल पे भेजा जाता था और अलग अलग अथॉरिटीज में जाके मेरे को अपीयर नहीं होने का मौका मिलता था, बट डॉक्यूमेंटेशन का मैंने बहुत काम करा है यहाँ पे। तो मैं ये बोलूंगा कि वो फायदेमंद चीज है या नहीं है आपके पर्सपेक्टिव में? मेरे लीगल एड में जो होता है, लीगल एड की अगर आप बात करते हैं आयुष भाई, तो लीगल एड जो है वो हमारी लर्निंग प्रोसेस को और आगे ले जाता है। अच्छा। ठीक है ना, वो हमें क्या होता है, हमें ना कोर्ट डायरेक्ट करती है कि हमने कोर्ट जाना है, हमने जेल जाना है, जेल विजिट है हमारी या कोर्ट की प्रोसीडिंग है। तो कोर्ट में जितनी भी कनेक्टिविटी हमारी होती है ना, जैसे कोई पब्लिक है जिसका कोई लॉयर नहीं होता, तो एक कोर्ट की तरफ से एक लाइन होती है लीगल एड। लीगल एड मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, जो कि फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। ये तो एक अपने आप में स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी है सेक्शन 302 सीआरपीसी में। हाँ जी, तो ये फायदेमंद चीज होती है, फायदेमंद चीज है, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ग्रैब कर लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, चलो, तो आज का ये छोटा सा सेशन मेरा रहा है। ये गौरव दीक्षित हमारा 30,000 कोर्ट के अंदर ही अपना प्रैक्टिस करते हैं,
तो इनसे मैं जितने सवाल निकलवा पाया तो वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करें। कोई भी मन में डाउट होगा ना या कोई भी क्वेश्चन होगा कि सर मेरा अपना इंडिविजुअल ये पॉइंट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सारे पॉइंट्स रेज करिएगा। तो नेक्स्ट कभी मैं गौरव को पकड़ूंगा दोबारा, भैया टाइम निकाल और सवालों के जवाब ये आए हैं इनको दे, तो नेक्स्ट सेशन भी हम लेंगे। तो आपको कैसा ये सेशन लगा है एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके जो भी पॉइंट्स है ना तो एक बार अपने क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखते रहिएगा। वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके पिक करके गौरव से जरूर पूछूंगा। तो गौरव कैसा लगा भाई आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये नॉलेज को हम जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे जो भी न्यू जो जनरेशन के लॉयर हैं भाई हमारे सारे, तो उनको कुछ चीजें पता होना बहुत जरूरी थी। हाँ बिल्कुल यार, मेरे को भी ये लगता था, क्योंकि मेरे पे ना बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि भाई इंसान एक ही हूँ और काम थोड़े से होते हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे आज ये सेशन रखा। तो आगे आने वाले टाइम में भी कुछ टाइम के अंदर आपके जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं आपका सेशन एक नया लेकर आऊंगा। तो साइनिंग ऑफ। सो सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।